गौ आधारित प्राकृतिक खेती के प्रगतिशील किसान महीप कुमार मिश्रा, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रशस्ति पत्र व 75,000 रुपए के चेक द्वारा नगद पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, प्रस्तुत है उनका साक्षात्कार पंचायत जागरण के चीफ इन एडिटर संतोष कुमार त्रिवेदी द्वारा। सर, पंचायत जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप गौ आधारित प्राकृतिक खेती की शुरुआत कब से की है? थोड़ा परिचय देते हुए अपने गांव का। महीप कुमार मिश्रा मेरा नाम है। रायबरेली जिले में गंगा जी के किनारे एक गांव है निसगर, तहसील लालगंज है, वहीं पर मैं कर रहा हूं। और ये 17 से कर रहा हूं, 2017 से। जी, लगभग शुरुआत जैविक खेती के प्रति कैसे आपका रुझान आया? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है किसान रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके अधिक उत्पादन की सोच रहे हैं, तो जैविक खेती के प्रति एक्चुअली क्या था कि परिवार में 6 मौतें जो हैं कैंसर से हुई थी हमारे यहाँ। सबसे पहले हमारी बहन जी को हुआ था, फिर भैया, भाभी, इस तरीके से और करीबी रिश्तेदारों। परंतु 16 में श्रीमती जी का भी कैंसर से देहावसान हो गया। इसके बाद क्या रहा है कि 16 मार्च में ही हमारे बड़े बेटे को भी डायग्नोज हुआ है। परंतु अच्छी बात ये रही कि वो बायोप्सी में नहीं आया, पहले डॉक्टर ने डाउट किया, तो उसमें मेरी चूल्हे सब एकदम हिल गई कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या इनके मतलब माँ को भी हुआ, बेटे को भी हो रहा है, ऐसी आशंका थी। और इनके नाना को भी था, तो कहीं ये पैतृक तो नहीं है, जेनेटिक तो नहीं है कैंसर का रोग। और हम फिर अल्टीमेट अन्य लोगों से बातचीत करने के बाद फिर ये हुआ नहीं, जेनेटिक कैंसर जेनेटिक नहीं होता है, फिर क्या कारण है। तो इसमें फिर हमने सब लोगों में ये देखा कि ये लोग जो है एडवांस सब्जी और दूध के बहुत शौकीन थे। और आज भारतवर्ष में दुर्भाग्य से सीजन से पहले जो सब्जियां आ रही हैं उनमें पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और रासायनिक खादों का बहुत उपयोग होता है। बस इसी बात से फिर मैं निष्कर्ष में पहुंचा हूँ, कैंसर के कारण आज हमारी दूषित कृषि प्रणाली है। तो इसके लिए फिर मैं देखने लगा कि कैसे इससे मुक्ति कैसे मिले। तो फिर मैं जैविक खेती के लिए मैंने सर्च मारना शुरू किया, तो उसमें मैंने सुभाष पालेकर का एक यूट्यूब देखा। उनकी जो पूरी देखा तो मुझे लगा कि अरे ये तो हमारी पुरानी खेती है, ये जैसे होता था। बस क्या था कि सुभाष पालेकर जी ने उसको थोड़ा सा और पावरफुल बना दिया है, गोबर की खाद को घन जीवामृत बना दिया। तो इस तरीके से फिर उनका मैं शिविर की सोचने लगा। तो बड़ौदा में एक शिविर था, तो वहाँ मैंने शिविर अटेंड किया। जब शिविर अटेंड किया तब फिर वहीं से फिर किसानों के जो जेहन में है कि रासायनिक खादों का उपयोग करके अधिक उत्पादन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और उनका मेन उद्देश्य है कि अधिक उत्पादन हो। और जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो परंपरागत देसी बीजों का उपयोग होता था पहले, वो आजकल नहीं है। तो इसमें जैविक खेती की शुरुआत करने के लिए आपने देसी बीजों का उपयोग किया? देसी बीजों का ही उपयोग किया और पूरी देसी पद्धति से उपयोग किया। गौवंशों की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वर्तमान में आपके पास जब शुरुआत किए तो गौवंश के बारे में बताएं, गौवंश कितने थे आपके? शुरू में जब हमने शुरुआत किया तब तो हमारे पास लगभग 30 के आसपास गौवंश था, और एक छोटी सी गौशाला थी, देसी गायों की ही पूरी गौशाला थी। क्योंकि इस पद्धति में खेती करने के एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं, जैविक और प्राकृतिक खेती की, जी हाँ, है ना। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। प्राकृतिक खेती वो खेती है जिसमें आपको बाजार से कुछ भी नहीं लाना है, जो हमारे बुजुर्ग लोग करते थे। वो बाजार से कुछ भी नहीं लाते। हमें बचपन का याद है कि बचपन में बाजार से कपड़े और नमक वगैरह मसाले ही कुछ आया करते थे, आधे से ज्यादा मसाले तो यहीं पैदा हो जाते थे। खेती के लिए तो कुछ भी नहीं आता था। तो वही चीज है कि प्राकृतिक खेती में आपको जो कुछ है, जो गौ आधारित खेती हो सकती है, गाय के गोबर और गोमूत्र से हो सकती है, तो मैं उसी से यूज करता हूँ। और ये एकदम असत्य है कि इसमें पैदावार कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पैदावार बहुत अच्छी होती है, बस प्रॉपर तरीके से सब चीज हम उसको स्वीकार करें। लेकिन ये देखने में आया है कि जैसे हम जो सीड का वो कर रहे हैं, उसमें नए नए तरह के सीड जो हैं, हाइब्रिड सीडों का प्रयोग हो रहा है।
और पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, तो खेती कहीं ना कहीं लाभकारी नहीं सिद्ध हो रही, क्योंकि लागत अधिक हो रही है। लेकिन किसानों को यदि लागत कम करना है और मुनाफा अधिक करना है, तो क्या आप उनको? उसके लिए यही एकमात्र रास्ता है कि देसी बीज का उपयोग आप करें। देसी बीजों का जब आप उपयोग करते हैं तो देसी तरीके से गौ आधारित जब करते हैं तो पैदावार बहुत अच्छी होती है। दूसरा, आपको मूल्य बहुत अच्छा मिलता है। जैसे 20 रुपए के आसपास गेहूं का रेट चल रहा है, हमारा लोगों का गेहूं जो अभी अप्रैल में जो कटेगा वो 50 रुपए में बिक चुका है जी। 2.5 गुना रेट पे, क्योंकि वो देसी है। अगर यही हाइब्रिड हम गेहूं का बीज लेकर करेंगे तो हमको 20 रुपए ही मिलेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किसानों को, जैसे आपने जैविक खेती का जिक्र किया, तो जैविक खेती के साथ साथ फसली खेती की अभी आप चर्चा कर रहे थे। जी, प्राकृतिक खेती या जिसे जो जैविक खेती कहा जाता है या गौ आधारित खेती है, उसके कुछ स्टेप हैं। वो केवल ये नहीं कि आपने खाद डाल दिया और आपने उसको गेहूं की तरह बोले, मतलब मोनोक्रॉप नहीं। हर क्रॉप हम लोग जो लेते हैं वो मिश्रित खेती से लेते हैं, मिश्रित खेती। और मिश्रित में ऐसी क्रॉप लेते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट के लिए होता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण, हमारी प्रकृति का नियम है कि वो मिश्रित है। आप जैसे किसी गांव में केवल पुरुष रहे तो नहीं रह सकते, उसी गांव में महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, कुत्ते भी रहते हैं, बिल्ली, और सब एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। उसी तरीके से फसलें भी हमारी सहयोगी हैं। जैसे गेहूं के साथ हम चना बोते हैं, चना नाइट्रोजन फिक्स करती है, कुछ हद तक तिलहन भी सपोर्ट करती है। तिलहन का पौधा मेन क्रॉप से बड़ा होता है, उस पे आके हमारे कीड़े वो पंछी बैठते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो हमें पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये एक चक्र है, बड़े इसके 5-6 स्टेप हैं। उनके हिसाब से अगर खेती की जाए 100% उत्पादन होगा, जितना कि रासायनिक खाद से होता है, और कई मामले में उससे भी ज्यादा होता है। सरकार की जो मंशा है कि खेती में दुगनी आय किसानों के लिए लगातार प्रयत्न हो रहा है, तो क्या गौ आधारित प्राकृतिक खेती से संभव है? बिल्कुल संभव है। 2 गुनी नहीं, मैं तो 3 गुनी 4 गुनी की मैं बात करता हूँ। ये 3 गुनी 4 गुनी आय बढ़ सकती है। बस उसमें एक बात है कि हम सिस्टम को पूरा फॉलो करें। जब पूरा फॉलो करेंगे सिस्टम को, तभी आपको फायदा मिलेगा, और नहीं तो फिर तो आपको नुकसान ही होना है। इसमें पशुपालन भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बिना गौ के, बिना गाय के गोबर और गोमूत्र के ये संभव ही नहीं है। अगर बिना इसके हम जैविक उत्पाद बाहर से लेते हैं, खाद वगैरह, तो वो तो हमारे लिए और घातक है। आज श्रीलंका का जो कारण हुआ वो यही तो हुआ। हम रासायनिक खाद की तुलना में जैविक खादें ज्यादा महंगी है। खाद की बचत हुई जी, मार्केट से कुछ नहीं लाना कुछ पड़ा, नहीं लाना। और देसी बीजों के उपयोग से बीज की बचत बीज की हुई। बचत हुई। तीसरा, गौ पालन से खेती भी हो रही है, खेती भी हो रही है। और दूध और घी से उसका बिल्कुल अधिक आय हो रही है। तो सरकार की मंशा कहीं न कहीं इस ओर सफल होती दिख रही है। बिल्कुल सफल यदि दिख ये रही है। मॉडल को अपनाया जा रहा है। बिल्कुल। किसानों के सामने मिश्रा जी एक और प्रॉब्लम है कि हम जैविक अगर उत्पाद तैयार किए, हमारा खाद्यान्न उत्पाद हुआ, तो बिक्री की सबसे बड़ी समस्या है किसी भी खाद्यान्न उत्पादन के साथ बिक्री के लिए। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, इसका उल्टा है। आज की तारीख में भारतवर्ष में खाने वालों लोग सेहत के, खासतौर से कोरोना काल के बाद से सेहत के प्रति जागरूक हुए हैं, खाने में अब पैसा खर्च करने लगे हैं, तो उपभोक्ता तो खोज रहा है। हम लोगों की स्थिति ये रहती है कि हम लोग बोने के पहले ही हमारा माल बिक चुका होता है। हाँ, मैंने पहले जिक्र किया कि हमारा अप्रैल में जो गेहूं कटेगा वो गेहूं पूरा बिक चुका है, सरसों का तेल बिक चुका है, और हमारे पास तो 2 गुने 3 गुने ऑर्डर है। हमें तो दूसरे लोगों से लेकर, किसानों से लेकर तेल देना पड़ेगा, सरसों का तेल खासतौर से। स्थिति है ये। औषधि खेती के बारे में भी थोड़ा बहुत आपका रुझान बढ़ा है? जी जी जी, औषधि खेती में मेरे रुझान बढ़ने के कारण ये है कि एक तो रासायनिक उत्पाद खा के हम बीमार पड़ रहे हैं। रासायनिक मतलब बीमारी के बाद फिर हमारे उपचार के लिए हमें जो दवाइयाँ दी जा रही वो खुद रासायनिक तरीके से उपजाई जा रही हैं। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटी में भी यूरिया और DAP डाली जा रही है। तो इस चीज को देखकर मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम अपने तरीके से ही, इसी तरीके से, प्राकृतिक तरीके से ही हम औषधि खेती भी करें। जैसे लेमन ग्रास मैं करता हूँ, कहीं कुछ नहीं, बस
बीजामृत से उसे शोधित करके लगा देता हूँ और उसके पहले खेत में घनजीवामृत डाल देता हूँ और फिर हर पानी के साथ जीवामृत देता हूँ। इसी तरीके की चिया सीड और सुपर पौष्टिक आहार माना जाता है। और उसके चिया बाद सीड का चिया सीड की खेती कब से कर रहे हैं? चिया सीड की खेती मैं 2 वर्षों से कर रहा हूँ। बहुत अच्छे रिस्पांस है। इसका मार्केट सर कैसा है? मार्केट यहाँ पर भी वही स्थिति है। जब प्राकृतिक तरीके से करिए तो हाथों हाथ आपको बिक जाता है। 14.5 बीघे यानी लगभग 8 एकड़ के आसपास का हमने कर रखा है। हमारा माल बिक चुका है जी। पिछली बार हमने 580 में बेचा है। आप इस बार जो मार्केट रेट जाएगा अन्य मतलब रासायनिक उत्पाद की तुलना में जो हमारा चिया सीड होगा उसका रेट महंगा ही जाएगा। अभी हमने कहीं से तय इन फ्यूचर प्लानिंग में आपके पास क्या क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? इन फ्यूचर प्लानिंग में हमारा क्योंकि देसी बीज भी लुप्त हो रहे हैं, उन देसी बीजों को भी आप बचाए रखे हैं। हम देसी बीज पर ही काम करना चाह रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से देसी बीज कलेक्ट कर रहे हैं। 70-80 तरीके के देसी बीज हमारे पास आज की तारीख में है भी। जी मिश्रा जी, जैसे औषधि खेती के बारे में अभी आपसे जिक्र कर रहा था, तो रायबरेली में लेमन ग्रास की खेती कई किसानों के हम खेतों में जा चुके हैं, तो इसका भविष्य क्या है? रायबरेली क्या लेमन ग्रास में एक हब बनने की तैयारी में क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। काफ़ी किसान इसमें कर रहे हैं और लेमन ग्रास की एक अच्छी बात है कि आजकल जैसा कि पशुओं का आतंक है तो पशु नहीं खाते जी। तो औषधि खेती में खासतौर से मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि ऐसी क्रॉप की जाए जिसे पशु ना खाए है। तो लेमन ग्रास का भविष्य ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे लाभ भी है? बिल्कुल लाभ है, लागत भी कम है। बिल्कुल एक बार लगाइए 5 साल तक काटते रहिए और 5 साल बाद भी उसकी स्लिप आप ठीक से निकाल लेंगे तो वो तो 5 साल के बराबर की स्लिप से ही आपको फायदा मिल जाएगा। अच्छा, जगह के माध्यम से आप हमारे प्रदेश के देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि निसंकोच भाव से अपने भय को किनारे करके आप प्राकृतिक खेती में आइए, जिसे आप जैविक खेती कहते हैं, गौ आधारित खेती कहते हैं। और प्रारंभ में आप जो है केवल अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप करें, शुरुआत वहां से करें। आप निर्णय लें कि कम से कम हम अपने बच्चों को अपने हाथ से तो जहर न दें, खाद्यान्न का बिल्कुल उपयोग नहीं करें। आप यहाँ से करें तो पहले साल में आपसे सीख जाएंगे, जो भूल चूक जो होगी उसको आप सुधार लेंगे और अगले साल से तो फिर मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि आप अगले साल से अपने सभी खेतों में यही पद्धति खेती करेंगे, क्योंकि आपका भय खत्म हो चुका होगा। और गांव में रह रहे हैं तो गौवंशों के प्रति आपका नजरिया बदलना होगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा। वो देखिए, जिस राज्य में गाय और माता, चाहे अपनी माँ या चाहे धरती माँ या गौ माता, इनका अगर भला नहीं है तो वो राज्य कभी उन्नति नहीं कर सकता है। तो ये तो हमको अल्टीमेट गौ की शरण में जाना ही पड़ेगा, भूमि की शरण में जाना ही पड़ेगा। आपकी पद्धति गौ आधारित प्राकृतिक खेती, औषधि खेती, ये किसानों के लिए समृद्धि का एक मार्ग भी है। बिल्कुल। और जो सरकार की भी मंशा है कि हम किसानों की दुगनी आय करेंगे, इस और भी एक महत्वपूर्ण कदम। बिल्कुल, इसमें कोई धन्यवाद।